फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो क्वांटिटी को हम फिजिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, या फिर वो क्वांटिटी जो कि किसी भी लॉ को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करे। जैसे कि इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ व्हिच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और एक फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीज़ों से लेकर बनता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू एन इंटू यू। एन का जो नाम है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑकर्स, मतलब एक यूनिट कितना बार रिपीट हुआ है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट हमें दर्शाता है कि वो एक्चुअल में क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी दुकान पे खरीदने गए हैं, आपको अपनी मम्मी ने बोला कि आपको 5 किलो चावल लाए। आप जाते जाते भूल गए कि आपको क्या मतलब कितना लाना है, तो आपने दुकानदार को बोला कि मेरे को 5 चावल दे दीजिए। दुकानदार ने आपको 1 2 3 4 5 करके 5 दाने आपको दे दिए। अब आप सोच रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, मम्मी को लेके जाऊंगा तो गाली दे देंगे, तो आप याद कर रहे हैं क्या लेके जाएंगे। फिर आपको याद आया कि आपको 5 किलो चावल लेना था, आपने दुकानदार को बोला 5 किलो चावल दीजिए। उसके बाद दुकानदार ने आपको 5 किलो चावल दिया, तो आपने जब किलोग्राम लगाया तब जाके दुकानदार को पता चला कि आपको कितना क्वांटिटी देना है। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो पता चलता है आपकी यूनिट से कि आपको कितना दिया जाएगा या कितना आप रिफ़र करते हैं। तो वही है यूनिट्स का, इसलिए ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए आपको एक अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आप मान लीजिए कि एक जिराफ है, एक जिराफ is 100 times heavier than a cow। अब इसमें आपको क्या होगा कि एक जिराफ है, इसको आप एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए जो कि 100 टाइम्स किसके बराबर है, काव के बराबर। यानी कि काव तो एक यूनिट बन गया कि हमको 100 काव चाहिए एक जिराफ के बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है 100 और जो यूनिट है वो होता है काव। तो ये होता है एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और जो ये एन और यू मिला के बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? वैसे तो 2 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और एक आता है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। ये होता है डेरिवेशन के ऊपर, बेसिस के ऊपर आप ये तीनों क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। और जब आप डायरेक्शन के बेसिस पे निकालने जाएंगे तो आपको 2 क्वांटिटी मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। लेकिन हम इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अभी इन तीनों चीज़ों के ऊपर। क्या क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ है जिसको हम जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए अपने पापा को। अपने पापा जो होते हैं वो घर के हेड होते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन आप जो होते हैं वो पापा के ऊपर डिपेंड करते हैं और पापा से ही आप आए हैं, तो आप होते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे आप मान सकते हैं अपने आप को। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है आपके पापा जी। तो यहाँ पे क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन? दीज आर द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और उन सब के अलग अलग सिंबल हैं। जैसे कि लेंथ का होता है यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। एम इसका सिंबल है, इसका केजी है, इसका सेकंड है, इसका केल्विन के है, इसका एम्पियर है, इसका कैंडेला, इसका मोल। ये होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वही बात है जैसे आप और आपके पापा को मैंने एग्जांपल पे लिया। दीज आर द क्वांटिटी व्हिच आर मेड अप ऑफ और डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ये सारे क्वांटिटी बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो लेंथ होता है
वो भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, और जो ब्रेड्थ होता है वो भी एक प्रकार का लेंथ होता है, यानी कि लेंथ से ही इन ये क्वांटिटी को हमने डिराइव किया है। वैसे आप वॉल्यूम मान लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये तीनों चीज़ें लेंथ ही होती हैं, यानी कि लेंथ से ही वॉल्यूम को हमने डिराइव किया है। फिर आता है वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक प्रकार का लेंथ ही माना जाता है। तो ये किससे डिराइव हुआ है, एक लेंथ और दूसरा टाइम को लेके हमने इसको डिराइव किया है। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और बाय टाइम तो टोटल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। और डिस्टेंस फिर से हम वही मान सकते हैं कि लेंथ से ही डिराइव होता है, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, और टाइम तो टाइम और लेंथ को लेके हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। फिर आता है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सॉरी। फिर चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, यानी कि I इंटू टी, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो टाइम होता है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसके बाद आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं बाय लेंथ, यानी कि टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, और लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल। तो जितने भी क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी होते हैं वो सब सारे फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव होते हैं। जैसे कि फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फिर आता है मास इंटू डी बाय टी स्क्वायर, यानी कि ये तीन क्वांटिटी से डिराइव है, एक तो मास, दूसरा लेंथ और तीसरा टाइम, यानी कि इसमें भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हमने डिराइव किया है। फिर ले लेते हैं मोमेंटम, जिसका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम। ये भी तीन क्वांटिटी से डिराइव किया गया, मास, लेंथ और टाइम। फिर आता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किससे डिराइव है, मास, लेंथ और टाइम, और एक हमने लेंथ ऐड कर दिया, तो ये भी तीनों चीज़ से डिराइव है, मास, लेंथ और टाइम। तो हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी समराइज कर सकते हैं कि ये 7 क्वांटिटी से मिलकर ही डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बनाते हैं। फिर चलिए हम लोग आगे जाते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ये वही बातें हैं जैसे कि रिलेटिव होते हैं, आपके पापा हो गए, फिर आपके आप हो गए। आपके पापा हो गए फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आप हो गए डिराइव क्वांटिटी। आपके जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो होते हैं आपके रिलेटिव, जो कि आपसे रिलेशन तो रखते हैं लेकिन एज सच कुछ ये नहीं होते। जैसे कि इसमें हम ऐसा यूनिट में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पहला होता है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि ये एक लाइन है ओ ए, इसका हमने नाम दे दिया और ओ को हमने फिक्स किया और इसको हमने ऐसे ही मूव किया, तो ये जो अमाउंट इसने मूव किया इसी को बोलते हैं एंगल, और इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। जैसे कि ये एक लाइन है ओ ए और इसको हमने कुछ मूव करवाया तो ये ए डैश पोजिशन में गया, तो इसने जो मूवमेंट किया एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर जिस डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ थीटा, वही है इसका डायरेक्शन, सॉरी एंगल। फिर आता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं आर्क, और ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस। जैसे कि ये लेंथ बाय लेंथ है तो इसका जो डायमेंशन है वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट कर डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगा, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। फिर आते हैं दूसरे में जिसका नाम होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और कुछ नहीं, इसी का 3D वर्जन है। प्लेन एंगल का 3D वर्जन को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे कि आप लोग एक कोन मान लीजिए, ये कोन है और यहाँ पे हमने एक एंगल निकालने का सोचा, तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। इसको आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, लेकिन ये आपका यूज आ सकता है जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ाई करें। तो इसका जो है यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा स्टीरेडियन। पहले का यूनिट क्या था, रेडियन, इसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि सरफेस एरिया में जो होता है पाई आर स्क्वायर आता है, तो उसमें आर स्क्वायर का फैक्टर आता है और नीचे भी आर स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 फैक्टर जो लेंथ के स्क्वायर के फैक्टर हैं जो कट के डायमेंशनलेस बनाते हैं इस क्वांटिटी को। ये होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब चलते हैं डायमेंशन। आखिर डायमेंशन क्या है। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। मतलब जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके डायमेंशन बताते हैं कि वो कितनी तरह की बेसिक क्वांटिटी से रिलेटेड है। यानी कि ये तो हो गया हमारा हिंदी का डेफिनेशन, और इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू
व्हिच इज द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन हम लोग लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, वो ये दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि वो रिलेटेड कैसे हैं आपस में, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे कि हमने कभी अगर लिखा हो कि फोर्स इक्वल्स टू ml T-2, यानी कि ये कैसे रिलेटेड है, फोर्स मास से पावर 1 से रिलेटेड है, लेंथ से ये पावर 1 से रिलेटेड है और टाइम से ये माइनस पावर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। लेंथ का जो डायमेंशन वो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वो हम लोग कैपिटल L को ये ब्रैकेटेड फॉर्म पे रखते हैं, मास का वैसे कैपिटल M को ब्रैकेटेड फॉर्म पे, टाइम का T को ब्रैकेटेड फॉर्म पे, टेम्परेचर का K को ब्रैकेटेड फॉर्म पे, करंट का एम्पियर को ब्रैकेटेड फॉर्म पे, और लुमिनियस इंटेंसिटी का CD को ब्रैकेटेड फॉर्म पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मोल को ब्रैकेटेड फॉर्म पे। आपको ये चीज़ें ज़्यादा काम पे नहीं आएंगी, ये बहुत ही कम आएंगी और सबसे ज़्यादा ये आएंगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है ताकि हम आगे भी इसके रिलेशन निकाल सकें। तो चलते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। कितना और कैसे वो लोग रिलेटेड हैं फिजिकल क्वांटिटी के साथ, वो इसके ऊपर डायमेंशनल फार्मूला बताता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होता है वो ml T-2 होता है और किससे कैसे रिलेटेड होता है, ये एक डायमेंशनल फार्मूला बताता है और ये एक डायमेंशनल फार्मूला ही है, इसी को आपको यहाँ पे लिखना होता है। चलते हैं इसके बाद कुछ चीज़ों के डायमेंशन हम निकाल लेते हैं ताकि हम आसानी से हम डायमेंशन निकालते कैसे वो समझ जाए। तो सबसे पहले हम लोग एरिया शुरू करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। हमको पता है लेंथ भी एक लेंथ ही होता है और ब्रेड भी एक लेंथ होता है। तो हम इसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं m0 क्योंकि इसमें मास का कोई हाथ नहीं है, L2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ हैं यानी कि स्क्वायर करेंगे, और T का हम लोग 0 करेंगे। वैसे तो हम बाकी हाथों भी लिख सकते हैं लेकिन ये तीनों जो है कॉमनली लिखा जाता है और 0 होने से भी इनको लिख लेते हैं हम। फिर आता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये तीनों लेंथ ही होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, m को तो 0 ही रहना पड़ेगा क्योंकि मास का यहाँ पे कोई रिलेशन है नहीं, लेंथ के साथ ये 3 बार रिलेटेड होते हैं और टाइम के साथ 0। फिर आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और जो डिस्टेंस होता है वो एक लेंथ होता है यानी कि L/T। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m0 L1 और T ऊपर आएगा तो -1, ये ऐसे रिलेटेड होते हैं। फिर आता है एक्सेलरेशन जो कि होता है स्पीड बाय टाइम। हमें स्पीड का क्या पता है, L/T-1 पता है और टाइम का T है, ये जो ऊपर जाएगा तो L/T-2 हो जाएगा। फिर आता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास का तो m हो जाएगा और वेलोसिटी का L/T-1, तो मोमेंटम को होता है mL/T-1। फिर आते हैं फोर्स जिसका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का तो m होगा और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो L/T-2 हो जाएगा तो mL/T-2। फिर आता है इम्पल्स जो कि होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या है mL/T-2 और टाइम का क्या होता है t, तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो mL/T-1। ये आप देख सकते हैं जो इम्पल्स का निकल के आया है वो एक मोमेंटम के साथ सेम हो रहा है। तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ों को जैसे डायमेंशन आपको याद रखनी चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन का L/T-2, फोर्स का mL/T-2, वर्क का mL/T-2, एनर्जी का mL/T-2, टॉर्क का mL/T-2, ऐसे आपको याद रखे रहने हैं। फिर आता है वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mL/T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ होता है, तो हम L को मल्टीप्लाई करेंगे तो mL/T-2। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी आप कोई भी एनर्जी ले लीजिए, सब एनर्जी सारे सेम ही रहेंगे। तो हम एक पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh। m का क्या होता है m, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक एक्सेलरेशन ही होता है। एक्सेलरेशन हमें पता है L/T-2। फिर आता है h। h क्या होता है हाइट। हाइट क्या होता है लेंथ, तो हम इसको L पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकल कर आता है वो mL/T-2। ये होता है एनर्जी का। आप देख सकते हैं वर्क और एनर्जी का जो है सेम होता है अपना डायमेंशन। फिर आते हैं टॉर्क पे। टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी एक प्रकार का लेंथ होता है। फोर्स इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्क पे हमने निकाला था एफ इंटू टी, तो वही आएगा डायमेंशन सेम टू सेम, तो वही एम एल टू टी माइनस टू। फिर आते हैं पावर पे। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू बाय टी, तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो एम एल टू टी माइनस थ्री। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। मास का तो m हो जाएगा, वॉल्यूम का हमने निकाल रखा है L3, तो इसका जो टोटल डायमेंशन आएगा वो एम एल माइनस थ्री। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का तो टाइम ही होता है, तो इसका जो m0 L0 t माइनस वन। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, 2 पाई बाय टी, यानी कि इसका भी जो डायमेंशन आएगा वो m0 L0 t माइनस वन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायमेंशन होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसका होता है एम बी आर साइन थीटा। एम का होता है एम, वी का आपको पता ही होगा एल टी माइनस वन, आर का होता है एल, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एम एल टू टी माइनस वन। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का। फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फिर चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, टी माइनस वन बाय टाइम, तो इसका हो जाएगा टी माइनस टू। फिर आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, इसका होता है एम आर स्क्वायर, यानी कि एम का तो एम रहेगा, आर स्क्वायर का एल टू। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, फिर आता है स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑपन एरिया, जिसका वैल्यू होता है एम एल टी माइनस टू बाई एरिया एल टू। कट के ये क्या बनेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर आता है स्ट्रेन, जिसका वैल्यू होता है डेल्टा एल बाई एल, यानी कि एल एल कट के ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी बनता है। फिर आता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जब होगा तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन इसके साथ इक्वेट हो जाएगा, तो एम एल माइनस टी माइनस टू। फिर आता है सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ। फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बाई लेंथ एल, एल एल करके क्या हुआ, एम एल जीरो टी माइनस टू। फिर आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, तो उसका हमने एल लिखना है। यहाँ से हम लोग और एक चीज, रेडियस ऑफ जो गायरेशन होता है उसका भी डायमेंशन एल होता है, क्योंकि वो भी एक लेंथ ही होता है। फिर आते हैं चार्ज। चार्ज क्या है, आई इंटू टी, तो इसका जो है वैल्यू ए टी। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर चार्ज, यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का होता है ए टी। तो यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और इसका जो इसको हम वी से डिनोट करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका क्या होता है, वी ओपन आई। वी का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, अभी हमने निकाला था यहाँ पे बाय ए, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये इसका डायमेंशन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्यू ओपन वी, यानी कि ए टी बाय एम एल, यहाँ से हम लोग निकाला था एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यहाँ से m माइनस वन, एल ऊपर जाके माइनस टू, टी ऊपर जाके टी टू पावर फोर, और ए ऊपर जाके ए स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। फिर आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बाई चार्ज ए टी, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है वो बहुत ही आसान होता है और रिलेटेड होता है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं इतनी स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, बस 2-4 करते हैं, बाकी सब आपको याद ही करने रहते हैं, खुद से आपको प्रैक्टिस करने रहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट ए। इसका मतलब एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और ए का क्या होता है, ए मतलब होता है एरिया, और इसका होता है एल स्क्वायर। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। फिर आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, इसका क्या होता है क्यू ओवन एम डेल्टा थीटा। तो क्यू क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, और एनर्जी का मैंने आपको बताया था एम एल टू टी माइनस टू। मास का होता है एम, और थीटा यानी कि ये है अपना टेम्परेचर, तो इसका होगा केल्विन।
आपको अब इसको सॉल्व करना है। m से m तो कटेगा तो बचेगा क्या, L2 T माइनस 2 K माइनस 1। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आता है मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, Q ऑफन n डेल्टा थीटा, यानी कि Q तो वही है एनर्जी mL2 T माइनस 2, n यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, और थीटा यानी कि केल्विन। तो यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं mL2 T माइनस 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इसका आंसर है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डायमेंशनलेस है। क्यों डायमेंशनलेस है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V2 माइनस V1 U2 माइनस U1, इसलिए ये कट के बन जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है, जो F इक्वल टू माइनस ईटा A डेल V बाई डेल Z। इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं F बाई A इंटू डी जेड बाई डी ए। एफ का क्या होता है mL T माइनस 2, डी जेड यानी कि एक लेंथ है, डेल्टा जेड जो होता है वो एक लेंथ है, तो उसको हम लोग लेंथ से डिनोट करेंगे। फिर आता है एरिया जिसको L स्क्वायर करेंगे, और फिर आता है डी वी जिसको हम लोग L T माइनस 1 से डिनोट करेंगे। L से L कटेगा, T माइनस 1 से एक माइनस 1 कटेगा, फिर बचेगा क्या m L माइनस 1 T माइनस 1। फिर आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2। F का क्या होता है mL T माइनस 2, R का क्या होता है L स्क्वायर, और M का M स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन निकल का था वो होता है M माइनस 1 L3 T माइनस 2। इसके बाद देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि H इक्वल्स टू E बाय न्यू। तो H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और E बाय न्यू। E माने एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है mL2 T माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी का होता है T माइनस 1। तो इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा वो होगा mL2 T माइनस 1। फिर आते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे, 3/2 kT इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो K है ये है अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बाय टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा डायमेंशन mL2 T माइनस 2 बाय केल्विन, यानी कि mL2 T माइनस 2 K माइनस 1। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे डायमेंशन के ऊपर, आप खुद से कुछ डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो फॉर्मेट दे दूंगा जिसमें बहुत सारे डायमेंशन रहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो एक नोट आप लोग कर लीजिए, देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायमेंशन बट नो यूनिट। ऐसा कोई भी क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट नहीं हो। तो यूनिट वाला एक क्वांटिटी हो सकता है जिसके पास यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, और एक क्वांटिटी हो सकता है जो यूनिट भी है डायमेंशन लेस भी है, और एक क्वांटिटी हो सकता है जो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। लेकिन यूनिट लेस और डायमेंशन होने वाला क्वांटिटी अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आपको इस साइड में इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, the damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. The unit of constant of proportionality R. सबसे पहला क्वेश्चन, F is directly proportional to velocity, यानी कि हम जब proportionality हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, तो V, तो K का क्या होता है F बाय V, यानी कि न्यूटन पर मीटर सेकंड। तो इसको हम कर सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन में, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। तो हमें पता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो होगा 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा वो होगा क्या, पहले तो कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा वो होगा ये। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ। अगर आपको पता है कि C इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 होता है, तो आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता ही होगा कि स्पीड का जो है डायमेंशन वो होता है LT माइनस 1। तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा LT माइनस 1। फिर आते हैं और एक क्वेश्चन पे, द डायमेंशन
of half epsilon naught e square, where epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field. अगर आपको इसमें भी एक चीज़ पता हो क्या कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है उसका ये वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अगर आप एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकाल लेंगे तो आपको इसका भी डायमेंशन मिल जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी बाय वॉल्यूम। आपको एनर्जी का पता है mL2T-2 और वॉल्यूम का होता है L3। तो यहाँ से आपको निकल के आता है mL-1T-2, यही डायमेंशन होगा इसका। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, आपको अगर चीज़ें मालूम है कि ये किससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which two of the following 5 physical quantity have the same dimension। चलिए इसमें से सबका डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का हमने अभी ही निकाला है। एनर्जी डेंसिटी का क्या निकाला है, mL-1T-2, mL-1T-2। फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है जिसको हम डिवाइड करते हैं μ1/μ2। तो इसका जो डायमेंशन लेस बन जाएगा क्योंकि ये μ1 μ2 से कट के डायमेंशन इसका नहीं रहेगा। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है म्यू, इसका होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0। तो इसका भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्योंकि दो सेम क्वांटिटी से ये डिवाइड होकर बनता है। फिर आता है यंग्स मॉड्यूलस, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि F/A इंटू डेल्टा L/L, यानी कि फोर्स होता है mL/T-2, एरिया होता है L², यहाँ से mL-1T-2। तो ये जो डायमेंशन निकल के आया है ये इसके साथ सेम हो रहा है, तो इन दोनों को हम लोग डायमेंशन सेम कह सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कहते हैं, फोर्स इक्वल्स टू BIL, तो B इक्वल्स टू फोर्स बाय IL, फोर्स होता है mL/T-2, I मतलब करंट तो उसका होता है एम्पियर, लेंथ का होता है लेंथ। यहाँ से आप लोग देखते हैं mT-2 A-1, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो चीज़ों का डायमेंशन सेम मिल चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन पे 1 और 4th है, ये है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी पे है 2nd और 3rd, तो आप इन दोनों को टिक करें क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन भी सेम है, क्योंकि इन दोनों डायमेंशन लेस तो है लेकिन डायमेंशन इनका सेम है जो कि m0 l0 t0 होता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। तो कर लेते हैं अभी इसमें। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, पहला जो है एनर्जी का आपको पता ही है mL/T-2, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी वर्क से बराबर होता है, तो इसका भी जो डायमेंशन निकल जाएगा वो mL/T-2 होगा। फिर आता है सेकंड पेयर में फोर्स और इम्पल्स, फोर्स का होता है mL/T-2, इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी कि इसमें एक अलग फैक्टर आ जाएगा mL/T-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो है मैच नहीं हुआ, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन आपको बाकी 3 ऑप्शन भी चेक करने रहते हैं, इसलिए चेक कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr sin थीटा। mvr क्या होता है, mL/T-1, और यहाँ पे एक L और एक है तो L² बन गया, और प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमने अभी ही निकाला था जिसका वैल्यू होता है mL/T-1। फिर आते हैं 4th ऑप्शन पे, इलास्टिक मॉड्यूलस और प्रेशर, हमने अभी ही किया था इन दोनों चीज़ों को। यहाँ पे ये प्रेशर के बराबर है क्योंकि इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है, तो जो मॉड्यूलस का डायमेंशन है वो प्रेशर के बराबर होता है। तो हमने चारों ऑप्शन चेक कर लिया, चारों में से 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट del v by del z is given by F equals to minus eta a del v by del z, where n is the constant, where eta is the constant called coefficient of viscosity and the dimensional formula of eta is।
तो चलिए हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम f इक्वल्स टू माइनस एन ए ईटा ए डेल वी बाय डेल जेड इक्वल्स टू f बाय ए इंटू डेल जेड बाय डेल वी। ये होता है लेंथ, ये होता है वेलोसिटी, ये होता है एरिया और ये होता है फोर्स। तो यहाँ से हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ का होता है एल, एरिया का होता है एल स्क्वायर और इसका होता है एल टी माइनस वन। तो एल से एल हम लोग काटेंगे, टी माइनस वन से एक कटेगा तो माइनस वन बचेगा। एल स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ से एक एल कटेगा, फिर ये एल जाके ऊपर एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसके ऊपर आसान से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप घबराइए मत और करते चलिए। फिर चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने अभी किया, इतने सारे डायमेंशन जो हमने निकाला, उन सब का एप्लीकेशन क्या है। 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम वट एवर सिस्टम इज यूज फॉर इट्स मेजरमेंट। तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का। मैंने पहले ही बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है एन इंटू यू। तो ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में क्या होगा, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अगर आपको ये चीज़ें पता है, जैसे कि ये n1, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। पहला तो ऐसा यूनिट है, इसमें क्या क्या यूज होता है, पहले हमको फोर्स का डायमेंशन लिख लेना है। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ये पता होना चाहिए। फिर हमें n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो हमें n2 चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n1 u1 बाय u2। तो हम अब क्या करेंगे, n2 इक्वल्स टू n1 और डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t1 माइनस टू होल टू द पावर एम एल टी माइनस टू हो गया। अब जब n2 का वैल्यू निकालेंगे, n1 में क्या है वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे डालेंगे। फिर m1 इसका क्या है, ऐसा यूनिट में हम मास को कैसे लेते हैं, 1 किलोग्राम लेते हैं, लेंथ को कैसे लेते हैं 1 मीटर लेते हैं, टाइम को कैसे लेते हैं 1 सेकेंड लेते हैं, डिवाइड बाय 1 ग्राम, क्योंकि सीजीएस यूनिट में हम लोग मास को ग्राम पे लेते हैं और इसको सेंटीमीटर में लेते हैं और इसको सेकंड में ही लेते हैं। जो सेकंड है वो तो कट जाएगा, फिर बचेगा ये सब। ये क्या क्या बचा, 1 किलोग्राम जिसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं और 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नीचे 1 ग्राम और ये 1 सीएम तो सीएम कटा, ग्राम से ग्राम कटा, n1 1 बचा है। तो n2 का जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है 10 टू द पावर 5। तो जो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 हमने किया वो होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपको निकालना है। तो एक आसान सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, n2 इक्वल्स टू n1 इंटू एम टू द पावर ए एम ए एम बी टू द पावर x एल ए बाय एल बी टू द पावर y टी ए बाय टी बी टू द पावर z। आप यहाँ पे इसको a में ले लें तो इसको भी आप ए बी में ले लीजिए, एन बी एन ए बी बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ऐसे ही आप इससे चेंज करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। यानी कि एक फिजिकल रिलेशन में ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है। इफ इन द गिवन रिलेशन द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स हैव सेम डायमेंशन देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहा जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे रहते हैं। इसमें क्या बोला गया है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी फॉर ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोला गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है t इक्वल्स टू 2 पाई l बाई जी। आपको इस तरफ का जो डायमेंशन वो पता है कि LHS तरफ में होता है t। अब आपको RHS तरफ में निकालना है, RHS में 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। तो यहाँ पे आप लोग डायमेंशन निकाल लीजिए। 2 पाई का कोई डायमेंशन होता नहीं है, L का होता है L, G का होता है LT माइनस 2।
इसको रूट अंडर के ऊपर है, एल से एल कटा, T2 इक्वल रूट अंडर, तो ये निकला T। तो ये जो फॉर्मूला हुआ डायमेंशनली करेक्ट हुआ, क्योंकि LHS का जो डायमेंशन है वो RHS के साथ मैच किया, तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन V इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये बहुत ही आपको समझने की बात है, V इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा T। अगर ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं यानी कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है, और इन दोनों का अगर डायमेंशन सेम है वो किससे सेम होगा, क्योंकि दोनों RHS साइड में है, तो इन दोनों का डायमेंशन मिला के सेम होगा V के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V का डायमेंशन को हम अल्फा के डायमेंशन के साथ मैच करेंगे, फिर करेंगे V का डायमेंशन बीटा T के डायमेंशन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा का जो डायमेंशन निकल के था वो होगा LT-1 और बीटा इंटू टाइम इंटू LT-1। तो जो बीटा का निकल के आएगा वो जाकर यहाँ पर डिवाइड होगा, तो LT-2 ये होगा आंसर। तो आपको याद रहना चाहिए कभी भी हम अलग अलग डायमेंशन दो को ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आप 1 मिनट को आप 10 एम्पेयर के साथ ऐड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप 1 मिनट को 1 मिनट के साथ ही ऐड करेंगे। अगर इसका वैल्यू वेलोसिटी में आ रहा है तो इस टोटल का वैल्यू भी वेलोसिटी में आएगा, तब जाके ये ऐड होकर ये वेलोसिटी बनाएंगे। जैसे कि आप ये ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड इन प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5/10 सेकेंड। तो अब क्या हुआ, इसका जो डायमेंशन निकल के आता है वो होता है LT-2। अब ये कैसे आया, क्योंकि इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो होता है LT-1 मीटर पर सेकंड, इसका होता है टाइम T। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सारे डायमेंशन में इसको करेक्टनेस में किया, तब जाके इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड तो है इसमें, और ये जो मीटर पर सेकंड ये एक्सेलरेशन है और टाइम, एक्सेलरेशन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा, जिसका वैल्यू आएगा 5 मीटर पर सेकंड, तब जाके ऐड होकर 5 मीटर पर सेकंड ही बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि दो डायमेंशनली करेक्ट मतलब जो इक्वल आइडेंटिकल होते हैं वही चीज़ें ऐड होती हैं, ना तो आप किसी को ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल्स टू at प्लस b बाय t प्लस c पर a b c आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ o a b c आर। मतलब वही क्वेश्चन है कि क्या करना है हमको। सबसे पहले हमको ये करना है कि v इक्वल्स टू at के साथ इक्वेट करना है, फिर इक्वेट करना है v इक्वल्स टू b बाय t प्लस c। अब v इक्वल्स टू at जब की है a इंटू टी इक्वल्स टू LT-1, तो a जो निकल के आएगा वो होगा LT-2। फिर आता है v क्या होता है, ये तो b इसका डायमेंशन पता नहीं है, लेकिन c का डायमेंशन पता कर सकते हैं, क्योंकि c टाइम के साथ ऐड हो रहा है, मतलब c का डायमेंशन भी टाइम के बराबर है, तो नीचे हम टाइम का डायमेंशन ले सकते हैं। तो b का डायमेंशन इक्वल्स टू LT-1 इंटू टी, तो b का डायमेंशन इक्वल्स टू लेंथ। आप इसको कोई एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं, जैसे मीटर में या सेंटीमीटर में आप कुछ अपने आप से बना के एग्जांपल, इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे ये डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है। तो ये तीनों का डायमेंशन निकल गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा सा क्वेश्चन देख के आप डरे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में बस ऐसे ही दिया गया है आपको डराने के लिए। टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of the oil is given by eta equals to P R square minus x square by 4VL. पर V is the velocity of the oil, distance from the dimension of eta. सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको सब भूल जाना है, ऐसे इग्नोर करो कि मतलब कुछ है ही नहीं। और क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। आपको बता दिया गया है कि कौन क्या है, क्या क्या है। ये है प्रेशर, ये है डिस्टेंस, ये होता है वेलोसिटी, ये होता है लेंथ, सॉरी हाँ वेलोसिटी, और ये L होता है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि उसने क्या, लेंथ, रेडियस, प्रेशर और वेलोसिटी, और प्रेशर कहाँ दिया गया है, प्रेशर, हाँ प्रेशर ही दिया गया है। तो आपको अब सिंपल सा कर लेना है। पहली बात तो ये होता है इसका ML-1 T-2, फिर आता है R स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर यानी कि L2, फिर आता है 4 का कोई डायमेंशन होता नहीं, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, फिर आता है लेंथ का L। ये L मल्टीप्लाई का L स्क्वायर बनेंगे, तो इसको काटेंगे ये, और T-1 काटेगा एक T को, तो -1 बनेगा। तो जो ये आएगा इसका वैल्यू होता है ML-T-1, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, जो कि हमने पहले भी निकाला है, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही है। फिर चलते हैं और एक इसके एप्लीकेशन पे।
जो क्या कहता है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी उस पर एक रिलेशन कैसे बनता है उसके ऊपर ये बातें करता है। तो इसको हम एक क्वेश्चन को लेके समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सिंपल सी बात है, उसने बताया है कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है। जी उसका कौन सा पावर हमें पता नहीं है, मास ऑफ द अर्थ उसका भी कौन सा पावर हमें पता नहीं है, और आर उसका भी कौन सा पावर है हमें पता नहीं है। हम लोग निकाल लेते हैं। पहले तो प्रोपोर्शनल टी का डायमेंशन इक्वल्स टू जी का डायमेंशन। जी का डायमेंशन होता है क्या है, आपको पता है एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, यानी कि जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, m(L(T)-2 इंटू L2 बाय m2, तो m-1 L3T-2। ये आपका g का डायमेंशन क्या है, m-1 L3T-2 g का डायमेंशन टू द पावर x। मास का होता है m टू द पावर y और r का मतलब लेंथ का होता है z। तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको इक्वेट करना है कैसे, देखिए टी टू द पावर ये तो है ही। अब आपको सारे मास को एक जगह पे ले आना, जैसे कि इसको मैंने ले आया तो -x + y बन गया ये। फिर l सारे को एक जगह पे लाना है तो 3x + z, ये z है। फिर t-2 टू द पावर x। तो जो टाइम बन के आया वो मतलब हमने जब कंपेयर किया, इस तरफ जो मास है यहाँ पे कोई मास है ही नहीं, मतलब m टू द पावर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी m टू द पावर 0 होना चाहिए, तो -x + y को 0 होना चाहिए, यानी कि x = y। फिर आता है 3x + z। l यहाँ पे 0 है इस तरफ, तो इस तरफ भी l का जो पावर है वो 0 होना चाहिए, यानी कि 3x + z = 0, यानी कि 3x = -z, x = -z/3। फिर t/2x है, यानी कि 2x = 1 होना चाहिए, क्योंकि ये है 1, तो x = 1/2, क्योंकि इसका पावर 1 है तो इसका भी पावर 1 होना चाहिए। ये जो 2 है 2x, इसको 1 बनना चाहिए। x का वैल्यू मिल गया तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, y = हाफ ही होगा क्योंकि x = y है। फिर होता है z, z = -3x, यानी कि -3/2। आपको तीनों चीज़ों का मिल गया वैल्यू। अब आपको आंसर लिखना है, t = k टू द पावर g टू द पावर x, x यानी कि हाफ, m टू द पावर यानी कि हाफ, r टू द पावर -3/2। तो जो आंसर निकल कर आता है वो होता है √gm/r टू द पावर 3/2। ये होता है आंसर, और कांस्टेंट ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ कैन बी फॉर्म आउट ऑफ cg एंड ε0 e²/f4πε0 इज k, c इज द वेलोसिटी, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और e इज द चार्ज। तो इसमें आपको करना क्या है, वही सेम चीज़ जो प्रीवियसली की। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन ऑफ लेंथ है, तो आप यहाँ पे सीधा ही लिख लीजिए लेंथ का डायमेंशन के बराबर है, इक्वल्स टू आपको c के डायमेंशन टू द पावर x लेना है, g का डायमेंशन आपको पता नहीं है इसलिए आप इसको एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल में ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, टू द पावर z। आपको l यहाँ पे है, आपको c का पता है Lt-1, आपको g का पता है m-1 L3T-2 टू द पावर 5। फिर आता है इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या करेंगे, स्क्वायर मतलब a²t²। एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होता है, f = 1/4πε0। तो एप्सिलॉन को इधर ले लीजिए, इधर फोर्स को ले लीजिए, q1 q2/r², यानी कि एप्सिलॉन का डायमेंशन जो होगा a²t² f का होता है Lt-2 और यहाँ पे L² यानी कि L3, तो a²t² L3T-2। तो जो आंसर ऊपर जाके बनेगा L-T-2। यहाँ पे एक मास है तो यहाँ पे भी एक मास आ जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन बनेगा m-L3T-2 टू द पावर z। अब हम लोग करेंगे कैसे, अब सारे मास को एक जगह पे ले आएंगे तो -y + z। फिर आता है सब लेंथ को एक जगह पे, तो x + 3y + 3z। फिर आता है t -x - 2y - 2z। अब आप इक्वल करेंगे, इधर मास 0 है तो y + z भी 0 हो जाएगा, तो y = z। फिर x + 3y + 3z = 1, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1 है तो इसका भी पावर 1 होना चाहिए। और x और हम y और z के में रिलेशन जानते हैं, तो x + 6y =
1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जगह पे हम z की जगह पे y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस तरफ LHS की तरफ भी 0 है। तो आपको x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। आप अभी इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो x कटा 6y माइनस 4y इक्वल्स टू 2y और 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/2, तो z इक्वल्स टू 1/2 और x प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉरी एक मिनट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2। अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया -2, y का वैल्यू क्या हो गया हाफ, z का वैल्यू क्या हो गया हाफ। अब लिखते हैं इसको, तो लेंथ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल लगा देते हैं c टू द पावर x, यानी कि c टू द पावर -2। फिर आता है g टू द पावर y मतलब हाफ, और फिर आता है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ। फिर आता है इसको लिखने k/c स्क्वायर, फिर आता है रूट अंडर के अंदर सबको लिख देते हैं g स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आके मिलेगा। डायमेंशनली करेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सबका डायमेंशन आप कार्ड सेट के मिलाएंगे तो इसका आएगा L, और लेफ्ट साइड में भी L ही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंथ कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। हमें बताया गया कि डायमेंशन ऑफ लेंथ कैसे निकालेंगे। तो पहले बात ये कर लेते हैं, h टू द पावर x, c टू द पावर y एंड g टू द पावर z। l तो l है ही, h का क्या होता है e बाय न्यू होता है t, यानी कि m l2t -1। फिर आता है c का lt-1, फिर आता है इसका m-1 l3t-2। अब आप बोलेंगे ये सब आपको याद कैसे, जैसे आपका भी मैं ये सब बता रहा हूँ तो मेरे को याद हो चुका है ये चीज़ें, इसलिए मुझे याद है। तो आपको भी प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को फिजिक्स में याद करवाना रहता है। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको फिजिक्स की सारी चीज़ें याद होने लगेंगी। जैसे कि फॉर्मूला होता है वो आप लोग क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला रटने से कुछ आपको फ़ायदा होने वाला नहीं। आप एक थ्योरी पढ़िए, उससे आप कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम कीजिए, उसके बाद आप वो फार्मूला आपके दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये फार्मूला ये होता है। क्योंकि आपको फार्मूला याद रखने से आपकी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम बन जाने से आपकी फार्मूला याद जरूर रह जाएंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखें और प्रॉब्लम प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो मास को सबको एक जगह पे ले आते हैं, x माइनस जेड, फिर आता है l ले आते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर टाइम को ले आते हैं -x माइनस वाई माइनस 2z। अब m टू द पावर इधर से 0 है तो इधर भी हम लोग 0 कर लेंगे, तो x माइनस जेड इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू जेड। तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। अब 1 कैसे, क्योंकि LHS में हमारा 1 है पावर, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, z की जगह पे x डाल देते हैं, तो यहाँ पे 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मिल गया हमें। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, -x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग 2z की जगह पे x डाल देते हैं, यानी कि 2x हो गया, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 5x माइनस 3x 2x होगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमको हाफ मिला, यानी कि z इक्वल्स टू हमको हाफ मिला। और जो 3x प्लस वाई है इससे हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x प्लस वाई है ना, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू -3x और -3 इंटू 1/2, तो -3/2। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से आप लोग ऐसे निकालेंगे, l इक्वल्स टू h टू द पावर हाफ c टू द पावर y का वैल्यू -3/2 और फिर क्या है j टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे l इक्वल्स टू रूट अंडर एच जी बाय सी टू द पावर 3/2, ये आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन होते हैं जो कि हम लोग नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। वो क्या क्या होते हैं, पहले तो PQ डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव, इट कैन ओनली बी चेक। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिस 3 से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन डिराइव नहीं कर सकते उसका फॉर्मूला। जैसे कि हमने डिराइव किया था वहाँ कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है किसी भी क्वांटिटी का, 3 तक हम कर सकते हैं, लेकिन चौथा वाला अगर डायमेंशन आएगा तो हम नहीं कर सकते।
formula containing exponential, trigonometric and logarithmic function and formula containing more than one term which are added or subtracted like s equals to यहाँ पे जैसे ऐड किया गया है कैन नॉट बी डिराइव। ये सारे जो इक्वेशन है ये डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं किया जा सकता। और अगर उसमें कोई एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लोगरिथमिक फंक्शन अगर कंटेन है तो वो वाला इक्वेशन भी डिराइव नहीं हो सकता। फिर आता है द रिलेशन डिराइव फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला था, कहाँ पे गया वो इक्वेशन, वो यहाँ पे जो k निकला इसका हमको वैल्यू हमको नहीं पता और हम इस मेथड से हम इसका वैल्यू निकाल भी नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि जो कांस्टेंट होता है उसका ये वैल्यू नहीं बताता है। इट्स गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, ये उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता है। इसके बाद इस चैप्टर का होता है दी एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर और एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा। फिर आएगा नेक्स्ट वीडियो जिसके ऊपर आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।